गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 जो है आपका थर्ड है ग्लैम्स ऑफ द पास्ट, सेकेंड दिसंबर 2020, क्लास 8th, glimpses of past इंग्लिश। ये क्लास 8th का जो चैप्टर है आज इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं वो हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं। आई रिक्वेस्टेड ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों से मेरा ये अनुरोध है कि आप रेगुलर क्लास लें, अच्छे से क्लास लें, ढंग से इनको याद करें। अब हमारे पास यही ऑप्शन है, अभी आप जानते हो 31 दिसंबर तक विद्यालय बंद रहेगा और विशेष तौर से तो 8th क्लास हो सकता है डायरेक्ट आपकी बोर्ड की एग्जाम ही अटेम्प्ट करवाई सरकार। तो आप सभी लोगों से ये रुचि रखते हुए पढ़ाई का ऊपर ध्यान दें। साल आपका किसी भी प्रकार से खराब नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर आप पूरा कॉन्सेंट्रेट रखेंगे। अब हम देखो क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर रहे हैं। क्वेश्चन है अपना मेंशन द फॉलोइंग्स। क्वेश्चन नंबर अपने 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। मेंशन द फॉलोइंग्स, मेंशन द फॉलोइंग्स, मेंशन द फॉलोइंग्स, निम्नांकित का उल्लेख कीजिए। फर्स्ट हमने आई होप पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था, बट हम देख लेते हैं दोबारा से। टू एग्जांपल्स ऑफ सोशल एग्जांपल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिस प्रेवेलिंग सामाजिक रूढ़िवादी, क्या बोलते हैं इसको, सामाजिक रूढ़िवादी, प्रिवेलिंग PREVALLING, देन तब, यानी तभी के समाज में कौन सी दो सामाजिक बुराइयां उपलब्ध थी। क्या कह सकते हैं, उस समय फैली हुई सामाजिक कुरीतियां या सामाजिक जो कुरीति थी उसके बारे में बताना है। तो जिस समय हमारा समाज या यूं कहें हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से जकड़ा हुआ था और अंग्रेज हमारे ऊपर उत्पीड़न कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, उस समय हमारे समाज में दो प्रमुख बातें थी। एक तो अस्पृश्यता, ये नीच जाति का है, ये उच्च जाति का है, ये हमारे बराबर नहीं बैठ सकता, ये नीचे जाति का है, ये निम्न प्रकार का काम करता है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। मूल रूप से मनुस्मृति जो ग्रंथ है इसके अंदर हमारी सामाजिक व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया है। जो ब्राह्मण वर्ग का काम करे, जो वेद पढ़ने का काम करे, जो उपनिषद पढ़ने का काम करे, लोगों को समझाएं, वो ब्राह्मण कहलाते हैं। जो सीमाओं की रक्षा करे वो क्षत्रिय कहलाते हैं। जो उत्पादन करे किसान, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होते हैं। और शूद्र जो मतलब चमड़े का काम करे, ये फैक्ट्रीज वगैरह में जो काम करें, छोटी क्लास का जो वर्ग होता है वो काम करे। तो उन लोगों को हमारे जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो है दृष्टि से देखने लग गए थे। उससे क्या हुआ, हमारे समाज में वर्ग भेद उत्पन्न हुआ, ऊंच नीच की जाति व्यवस्था स्थापित हुई। तो उस समय हमारी जो प्रमुख प्रॉब्लम्स थी उसके अंदर अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज हमारे राजस्थान में आज भी प्रचलित है। इधर नागौर, जोधपुर, मारवाड़ इधर जाते हैं तो छोटी छोटी बच्चियों की 10-10 साल की बच्चियों की शादी कर देते हैं।
दे डोंट नो अबाउट व्हाट इज द मैरिज, कि शादी क्या होती है उनको पता ही नहीं होता, उनकी विवाह कर दिया जाता है, उनकी शादी कर दी जाती है। तो हमारे समाज में अस्पृश्यता, छुआछूत या बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं उस समय प्रचलित थी। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के अंदर एक आर्टिकल डाला, आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17, जो अनटचएबिलिटी को समाप्त करता है कि कोई किसी के साथ इस अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अर्थात हम लोग पब्लिक प्लेस पर, स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में, रेलवे स्टेशन में, बसेज में जाते हैं तो ये नहीं कर सकते कि ये अछूत, हम इसके साथ नहीं बैठ सकते, या ये बस में नहीं यात्रा कर सकता, ये मंदिर में नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। सबको समानता का अधिकार है वो दिया गया है। क्या दिया गया है? सबको समानता का अधिकार दिया गया। एंड चाइल्ड मैरिजेज, आप सब जानते हो कि समाज में यदि कोई भी बदलाव लाने वाला जो बिंदु होता है वो होता है एजुकेशन। क्या होता है? एजुकेशन। जैसे जैसे हमारी एजुकेशन बढ़ती जा रही है तो हम चाइल्ड मैरिज से बाहर निकलते जा रहे हैं। बाल विवाह बहुत ही कम हो गया है, प्रशासन एक्टिव है, बाल विवाह के खिलाफ बहुत सारे कानून बने हुए हैं। बाल विवाह यदि करता हुआ कोई पाया जाता तो सरकार उसको रोक सकती है, और सरकार ने विवाह की उम्र तय कर रखी है 18-21। ये तो होती है लड़की यानी गर्ल, और 21 ये लड़का या यूं कहें बॉय। गर्ल्स के लिए, ये बॉयज के लिए, ये लड़कियों के लिए, ये लड़कों के लिए। गर्ल्स बॉयज जो हैं इनके लिए हमने क्या तय कर रखा है? सरकार ने एक निर्धारित एज तय कर रखी है कि इसके अनुसार आप बच्चों की शादी कर दीजिएगा। वो मेडिकली भी उस समय तक प्रिपेयर हो जाते हैं, मतलब इस समय तक वो मैच्योर हो जाते हैं, समझ सकते हैं कि उनको परिवार चला सके, घर चला सके। तो उस समय फैली हुई ये दो प्रमुख बुराइयां थी। इसमें दूसरा क्वेश्चन हमारे लिखा, टू अप्रेसिंग पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश, अंग्रेजों की दो दमनकारी नीतियां। टू अप्रेसिंग, ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है टू अप्रेसिव पॉलिसीज of the British यानी अंग्रेजों की दो दमनकारी नीति जिससे वो भारतीयों को परेशान कर सके, उनका शोषण कर सके, उनका उत्पीड़न कर सके, ऐसी दो नीतियां कौन सी थी? तो देखिए उन्होंने किस बात पर प्रायोरिटी दे रखी? टू पुट एन इंडियन इन जेल विदाउट प्रायर ट्रायल इन द कोर्ट। तो इसमें तो दो आ गई, इसका मैं आंसर इधर मेंशन कर रहा हूं। पहली बात तो ये थी कि यदि वो भारतीयों को जेल भेजना चाहें तो बिना किसी कोर्ट में मुकदमा चलाए उनको जेल भेज सकते। तो पहली बात हम लिख देते हैं, लिख रहे हैं इसमें, टू पुट एन इंडियन in jail विदाउट प्रायर या विदाउट ट्रायल, यानी बिना किसी मुकदमे के या विदाउट प्रायर ट्रायल इन कोर्ट, प्रायर ट्रायल इन ए कोर्ट। यानी कोर्ट में बिना किसी मुकदमा चलाए किसी भी भारतीय को वो जेल में रख सकते थे, यानी न्यायालय में मुकदमा चलाए बिना उसको जेल भेजा जा सकता था। ऐसी भारतीयों के लिए उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी। अंग्रेजों के ऊपर मुकदमा चलता था फिर वो जेल जाते थे। तो ये जो उनकी
भेदभावपूर्ण जो पॉलिसी थी वो चल रही थी। दूसरी बात हम इस पर ये अप्लाई भी कर सकते हैं कि टू इम्पोज हेवी टैक्सेज ऑन फार्मर्स, ये इसकी फर्स्ट बात हो गई। ये इसकी सेकंड बात, टू इम्पोज हेवी टैक्सेज ऑन फार्मर्स, किसानों के ऊपर भारी भरकम टैक्स क्या लगा रखा था, किसानों के ऊपर भारी भरकम टैक्स लगा रखा। टू इम्पोज हैवी टैक्सेज ऑन फार्मर्स, इस प्रकार से उन्होंने भारी भरकम जो टैक्स है वो लगा रखा। अब दो बातें इसमें निकल करके आती है, जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, टू ऑप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश, अंग्रेजों की दो दमनकारी नीतियां बताओ। टू ऑप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश टू पुट एन इंडियन इन जेल विदाउट प्रायर ट्रायल इन ए कोर्ट, बिना कोई मुकदमा चलाए भारतीयों को जेल में डाला जा सकता था। टू इम्पोज हेवी टैक्सेज ऑन फार्मर्स, किसानों पर भारी भरकम टैक्स है वो अप्लाइड किए जाते थे। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। ये इधर से तीसरा जो क्वेश्चन बढ़ रहा है इसमें मेंशन वाले में, तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है टू वेज इन विच कॉमन पीपल, टू वेज विच कॉमन पीपल, टू वेज विच कॉमन पीपल suffered यानी कहने का क्या मीनिंग हुआ, इसका कहने का मीनिंग ये हुआ कि जो सामान्य लोग थे, दो तरीके जिनसे जन सामान्य पीड़ित हुए, टू वेज दो तरीके, विच जिससे, कॉमन पीपल सामान्य व्यक्ति, सफर्ड यानी पीड़ित थे, ऐसे कोई दो सामान्य तरीके जिनसे जन सामान्य यानी सामान्य प्रकार की प्रवृत्ति के जो लोग थे वो पीड़ित थे। इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले इसमें दो तरीके हैं, इसमें सामान्य लोग कब पीड़ित हुए, तो यही ऊपर वाली बात आ जा सकती है इसमें। तो भाई सामान्य लोग कब पीड़ित होते, टैक्स लगा दिया तो सामान्य लोग पीड़ित है, या सबको बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया तो सामान्य लोग कोई भी हरकत करेगा तो जेल में डाल दो। तो दोनों ही परिस्थितियों में सामान्य लोग हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। या यूं कहें कोई जिसके पास छोटा मोटा धंधा था, स्किल्ड जो आर्टिसियन था, उसके थंब काट दिए जाएंगे। मान लीजिए कुम्हार है, कोई मटका बनाने का काम करता, अच्छा मटका बना रहा है और उनकी फैक्ट्री में बना हुआ जो मटका है उसकी तुलना में उसका अच्छा चल रहा है, सस्ता पड़ रहा है, तो उसका अंगूठा काट दो, उससे काम नहीं होगा। कोई अच्छी पेंटिंग बना रहा है या कुछ अच्छा काम कर रहा है, कोई गड़ाई का जड़ाई का, तो उसके अंगूठे काट दो ताकि वो हथौड़े छीनी से काम नहीं कर सके, फिर कंपनी में बना हुआ प्रोडक्ट खरीद सके। तो ये जनसामान्य को प्रभावित करने वाली उनकी जो नीतियां थी उसके बारे में। तो पहले तो ले लेते हैं हेवी टैक्सेस वाला। तो फार्मर्स वर टैक्स्ड हेवीली, फर्स्ट बात आ जाती है। इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं इसी भाषा को, फार्मर्स वर टैक्स्ड हेवीली, किसानों पर भारी भरकम कर लगा दिया गया। पहली बात आ गई टू वेज इन विच कॉमन पीपल सफर्ड, दो तरीके जिससे सर्वसामान्य, तो ज्यादातर जो जनता है वो किसान थी, उनके ऊपर हेवी टैक्स लगा दिया गया। वो अपनी जमीन नहीं जोत पा रहे थे, उनका खर्चा नहीं निकल पा रहा था, खेती उनके मतलब महंगी पड़ रही थी, बचत नहीं हो रही थी। दूसरी बात इसमें हम ये ले लेते हैं कि द थंब ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, the thumb of skilled workers, यानी जो स्किल्ड थे, जो प्रशिक्षित काम करने वाले थे, the thumb of skilled worker, the thumbs of skilled workers were cut
वर कट, अर्थात जो प्रशिक्षित या जो ट्रेंड वे स्किल्ड जो व्यक्ति थे, मजदूर थे, जिनके पास मतलब कुशल जो कामगार थे, उनके थंब काट दिए जाते थे ताकि वो बर्बाद हो जाए, उनके परिवार बर्बाद हो जाए, उनकी व्यवस्थाएं खराब हो जाए, ये सब करते थे अंग्रेज। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वो उसमें से फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। 3 तो आ ही गई इधर से, इधर से हम फोर्थ ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं? ये इधर से थर्ड है, ये इधर से सेकंड है, ये इधर से फर्स्ट। कौन से का? सिक्स्थ का फोर्थ। सिक्स्थ का फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है 4 रीजंस फॉर द डिस्काउंट। 4 रीजंस फॉर reasons for the discount, for discount, 4 reasons for the discount, 4 reasons for the discount, 4 reasons for the discount that lead to 1857 war of independence, lead to the 1857 independence war, war of independence लिख लेते हैं, war of independence, इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जो था, उसके बारे में आपको कुछ बातें बतानी। क्या बतानी है कि 4 रीजंस फॉर द डिस्कंटेंट, डिस्काउंट नहीं सॉरी डिस्कंटेंट लिखना आपको, डिस्कंटेंट इन असंतोष। 4 reasons for the discontent that lead to the 1857 war of independence, 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था, उसके कोई 4 असंतोष के कारण बताओ। क्या कारण बताने? असंतोष के कोई 4 कारण जिसमें 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। और reasons for the discontent that lead to the 1857 war of independence, 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके असंतोष के कोई 4 कारण बताओ। तो बहुत इजी है, किसानों पर भारी भरकम टैक्स, स्किल मजदूरों के अंगूठे कटवा देना, और इंग्लैंड में बनकर आने वाले माल की इंपोर्ट ड्यूटी वो हटा देना, भारतीयों के साथ भेदभाव करना। और उसका करंट जो रीजन था, तत्कालिक जो कारण था, जो बंदूकों के ऊपर लगा हुआ जो कारतूस था, वो गाय और सूअर की चर्बी का बना हुआ था। ब्राह्मण और राजपूत सैनिकों को या मुस्लिम सैनिकों को वो अपने मुंह से काटना पड़ता था, जो उससे लेकर के उनकी धार्मिक भावनाओं को बड़ा आघात पहुंचा। इस प्रकार की घटनाएं हमने इसमें पढ़ी थी। तो फर्स्ट बात तो हम ये लिख लेते हैं कि संथाल जो था, who lost their lands got desperate and they royalties, संथाल जिन्होंने अपनी जमीनें खो दी थी या उग्र हो गए थे या विद्रोह कर, संथाल मतलब जो जमींदार थे। फर्स्ट बात हम ये लिख लेते हैं इसमें, संथाल्स मतलब जमींदार हो सकता है एक तरीके से, तो हम लिख सकते हैं संथाल्स, क्या लिखेंगे? संथाल्स who lost their lands, who lost their lands, अब जिन्होंने अपनी जमीनें, मान लीजिए आपका जमीन चला गया, आपका किसानी चली गई, तो आप क्या करेंगे? उसको बचाने के लिए कुछ तो करेंगे। तो उन्होंने भी किया, their lands got desperate, वो उग्र हो गए थे, got desperate, वो उग्र हो गए थे, और उन्होंने क्या किया? and they revolted, और उन्होंने आंदोलन कर दिया, and they revolted, और उन्होंने आंदोलन में भाग लिया। कहने का मतलब संतोष यानी जमींदार, lost their lands got desperate and they roiled। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात की हम बात कर लेते हैं,
दूसरी इसकी जो प्रमुख बात थी वो ये थी द ह्यूज डिफरेंस इन सैलरीज, द ह्यूज डिफरेंस, द ह्यूज डिफरेंस इन सैलरीज, जो वेतन था उसमें बड़ा अंतर था, ह्यूज डिफरेंस इन सैलरीज एंड फैसिलिटीज, whose difference between salaries and facilities between Indian सिपाही, between Indian and Britishers, Indian and Britishers, भारतीय और अंग्रेजों के बीच व्यापार सैलरी में, वेतन में और सुविधाओं के अंदर बहुत बड़ा अंतर था। तीसरी अगर इसकी हम बात कर लेते हैं, ब्राह्मण केम टू नो दैट, ब्राह्मण केम टू नो दैट, ब्राह्मण केम टू नो दैट, ब्राह्मणों को जब ये पता चला, ब्राह्मण केम टू नो दैट द बुलेट दे, द बुलेट यानी उनको जो बंदूकें दी गई थी, बुलेट दी गई थी, द बुलेट दे हैड टू बाइट, दे हैड टू बाइट, उनको उस कारतूस को काटना था, दे हैड टू बाइट, कंटेन्ड काउज एंड फिग्स, कंटेन्ड cows and figs, cows and figs fat, कि उनको जो बुलेट दिया गया था वो मुंह से काटना होता था, उसके ऊपर लगा हुआ जो कारतूस था वो गाय और सुअर की चर्बी का बना हुआ था, तो उसमें असंतोष फैल गया। और चौथी जो बात है, मैनी लोकल किंग्स, फोर्थ इधर से लिख लो, मैनी लोकल किंग्स, बहुत सारे छोटे छोटे राजाएं, एंड प्रिंसेज वर, एंड प्रिंसेज वर, बहुत सारे छोटे छोटे राजकुमार और राजा जो थे वो डिथ्रोन्ड, वर डिथ्रोन्ड, उनको अंग्रेजों ने सिंहासन छीन लिया था, हड़प लिया था। तो ये चार प्रमुख कारण थे जो कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के लिए जिम्मेदार थे। इस प्रकार से आपके इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं।